दोस्तों, अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये कहानी मैंने अपने शब्दों में समरी में बताई है। दोस्तों, जब बात होती है रहस्य, कोड और दिमागी पहेलियों की तो शेरलॉक होम्स का नाम सबसे ऊपर आता है। और उनमें से एक ऐसी कहानी है जिसमें न सिर्फ एक रहस्य है बल्कि एक कोड भी है। ये सर आर्थर कोनन डॉयल की एक छोटी सी पर बेहद दिलचस्प शेरलॉक होम्स कहानी है। इसे पहली बार द स्ट्रैंड मैगजीन में दिसंबर 1903 में प्रकाशित किया गया था और बाद में ये द रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्स नाम की संग्रहित कहानियों में शामिल हुई। इसमें होम्स को केवल एक अपराध नहीं बल्कि एक कोड साइफर को सुलझाना होता है। ये कोड तो दिखता बच्चों के डूडल जैसा है, लेकिन इसमें पीछे एक गहरा खतरा छुपा है। द डांसिंग मैन के लिए डॉयल को विचार तब मिला जब 1903 में एक रोचक कोड के विचार पर काम कर रहे थे। इसमें उन्होंने सरल सब्स्टिट्यूशन साइफर, एक अक्षर किसी प्रतीक से बदलना का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में होम्स छानबीन कर पाता है। दरअसल डॉयल ने इसे लिखते वक्त कई संशोधन किए। कुछ दिलचस्प तथ्य, ये कहानी द रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्स नाम से छपे 13 शॉर्ट स्टोरीज में से एक है। इसका असली शीर्षक आज भी द डांसिंग मैन के नाम से जाना जाता है। कहानी में दी गई कोडिंग शैली होम्स की सोच को दर्शाती है, जैसे एडगर एलन पो की द कोल्डबर्ग में भी कोड होता है। शेरलॉक होम्स इसमें खुद कहते हैं, व्हाट वन मैन कैन इन्वेंट अनदर कैन डिस्कवर। जो कुछ कोई आदमी बना सकता है दूसरा उसे ढूंढ भी सकता है। ये कथन पूरी कहानी का सार है। और हाँ, आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेरलॉक होम्स कई घंटों से अपनी जगह पर बैठे हुए थे। उनके सामने मेज़ पर एक कांच का पात्र रखा था जिसके भीतर कोई रासायनिक द्रव हल्की आंच पर उबल रहा था। उस द्रव से उठती गंध इतनी तीखी और अप्रिय थी कि कमरे में बैठना भी कठिन हो रहा था। लेकिन होम्स को जैसे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। उनका सिर आगे की ओर झुका हुआ था, कंधे ढीले, शरीर स्थिर। अगर कोई बाहर से देखता तो उसे लगता कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब सा दुबला पतला पक्षी है, धूसर रंग का, लंबे पंखों वाला, सिर पर बिखरे हुए बाल किसी काली कलगी की तरह। मैं पास ही बैठा था, किताब खुली हुई थी, पर मेरा ध्यान शब्दों पर नहीं था। होम्स जब इस तरह चुप हो जाते थे तो मुझे अनुभव से पता था कि उनका दिमाग किसी गहरे विचार में डूबा हुआ है। अचानक, तो वॉटसन, होम्स ने बिना मेरी ओर देखते हुए कहा, आखिरकार तुमने तय कर ही लिया कि दक्षिण अफ्रीका की उन सोने की खानों में पैसा नहीं लगाओगे। मैं चौंक गया। ये विचार सचमुच मेरे मन में था, लेकिन मैंने इसका जिक्र किसी से भी नहीं किया था। आपको ये कैसे पता चला? मैंने हैरानी से पूछा। होम्स ने अपनी कुर्सी घुमाई। उनके हाथ में अभी भी एक भाप छोड़ती टेस्ट ट्यूब थी। उनकी आंखों में हल्की सी शरारती चमक, वही चमक जो तब आती थी जब उन्हें सामने वाले की हैरानी का पूरा अंदाज़ा होता था। मान लो वॉटसन, उन्होंने कहा, कि तुम पूरी तरह चकित हो। मैं सच में हूँ, मैंने तुरंत स्वीकार किया। तो मुझे चाहिए कि तुम इस बात का एक लिखित प्रमाण दे दो, होम्स बोले, क्योंकि 5 मिनट बाद तुम खुद कहोगी कि ये सब तो बहुत ही साधारण था। मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कहूँगा, मैंने दृढ़ता से कहा। होम्स मुस्कुराए। उन्होंने टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड में रखा और ऐसे बोलने लगे जैसे कोई प्रोफेसर अपनी छात्राओं को समझा रहा हो। देखो वॉटसन, उन्होंने कहा, तर्क की एक श्रृंखला बनाना कोई कठिन काम नहीं। हर कड़ी अपने से पहले वाली पर निर्भर होती है और हर कड़ी अपने आप में एक बहुत सरल होती है। समस्या तब पैदा होती है, उन्होंने आगे कहा, जब लोग बीच की कड़ियाँ नहीं देखते, केवल शुरुआत और परिणाम देखते हैं, तब उन्हें ये किसी चमत्कार जैसा लगता है। मैं चुपचाप सुनता रहा। अब उदाहरण के तौर पर, होम्स ने कहा, तुम्हारे बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच एक हल्की सी रेखा है। उसी को देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम अपना पैसा वहाँ नहीं लगाने वाले। मैंने हाथ देखा। मुझे अब भी कोई संबंध समझ नहीं आया। मुझे तो कोई जोड़ नज़र नहीं आता, मैंने कहा। स्वाभाविक है, होम्स बोले, लेकिन मैं तुम्हें पूरी कड़ी दिखा देता हूँ। उन्होंने उंगलियों पर गिनते हुए कहा,
पहली बात, कल रात क्लब से लौटते समय तुम्हारी उंगलियों पर चौक के निशान थे। दूसरी, तुम चौक तभी लगाते हो जब बिलियर्ड्स खेलते हो। तीसरी, तुम बिलियर्ड्स केवल थर्स्टन के साथ खेलते हो। चौथी, 4 हफ्ते पहले तुमने मुझे बताया था कि थर्स्टन के पास दक्षिण अफ्रीका की किसी ज़मीन का विकल्प है और वो चाहता था कि तुम उसमें पैसा लगाओ। पाँचवीं, तुम्हारी चेकबुक मेरी दराज में बंद है और तुमने उसकी चाबी नहीं मांगी। और छठी, इसका अर्थ ये हुआ कि तुमने निवेश न करने का फैसला कर लिया। मैं अवाक रह गया। ये तो बहुत ही आसान है, मेरे मुंह से निकल गया। बिल्कुल, होम्स ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा। हर समस्या समझ में आने के बाद ये कोई बच्चों का खेल लगता है। फिर उन्होंने अचानक स्वर बदला। लेकिन अब एक ऐसी समस्या देखो, उन्होंने कहा, जो अभी समझ में नहीं आई है। उन्होंने मेज़ पर एक कागज़ फेंका, फिर से अपनी रासायनिक प्रयोग में लग गए। मैंने कागज़ उठाया। उस पर कुछ अजीब सी आकृतियाँ बनी थी। छोटे छोटे आदमी, हाथ पांव फैलाए हुए, मानो नाच रहे हों। होम्स, मैंने आश्चर्य से कहा, यह तो बच्चों की ड्राइंग लगती है। वाकई, होम्स ने बिना मुड़े कहा। यही जानने के लिए नॉर्फॉक के एक सज्जन बहुत बेचैन है। उन्होंने बताया कि ये कागज़ उन्हें सुबह की डाक में मिला था। ठीक उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। देखा, होम्स ने कहा, मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं होगा अगर यही वो व्यक्ति है। सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज़ आई और अगले ही क्षण कमरे में एक लंबे, स्वस्थ, साफ सुथरे चेहरे वाले सज्जन प्रवेश कर गए। उनके गालों पर ताजगी थी, आंखों में खुलापन। साफ था कि वे लंदन की धुन से बहुत दूर रहने वाले इंसान हैं। उन्होंने हम दोनों से हाथ मिलाया और बैठने ही वाले थे कि उनकी नज़र मेज़ पर पड़े उस कागज़ पर चली गई। मिस्टर होम्स, उन्होंने उत्सुकता से कहा, आप इनका क्या मतलब निकालते हैं? मुझे बताया गया था कि आप अजीब रहस्यों में रुचि रखते हैं और इससे ज़्यादा अजीब चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। होम्स ने कागज़ उठाया और ध्यान से देखा। पहली नज़र में, उन्होंने कहा, यह किसी बच्चे की शरारत लग सकती है, लेकिन आप इसे महत्व दे रहे हैं। क्यों? यह व्यक्ति गंभीर हो गया। मैं नहीं, उसने कहा, लेकिन मेरी पत्नी देती है। वो कुछ कहती नहीं, पर उसकी आंखों में डर साफ दिखता है और वही डर मुझे यहाँ ले आया। होम्स ने कागज़ को धूप में उठाया। वो नोटबुक का फटा हुआ पन्ना था, पेंसिल से बनी हुई नाचती हुई आकृतियाँ, और यहीं से एक ऐसा रहस्य शुरू होता है जो मासूम चित्रों के पीछे खून और खतरे की कहानी छुपाए हुए है। होम्स ने बिना कुछ कहे कुछ देर तक उस कागज़ को देखा। उनकी निगाहें उन अजीब आकृतियों पर टिकी थी। छोटे छोटे इंसानी चित्र जिनके हाथ पांव फैले हुए थे, मानो वे किसी अजीब मौन नृत्य में जमे हुए हों। फिर उन्होंने कागज़ को बड़े सलीके से मोड़ा और अपनी नोटबुक पे रख लिया। ये मामला, होम्स ने शांत स्वर में कहा, काफ़ी अजीब और दिलचस्प लग रहा है। उन्होंने सामने बैठे व्यक्ति की ओर देखा। मिस्टर हिल्टन क्यूबिट, उन्होंने आगे कहा, आपने अपने पत्र में कुछ बातें लिखी थी, लेकिन अगर आप पूरा किस्सा फिर से शुरू से सुनाए तो मेरे मित्र डॉक्टर वॉटसन को भी सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। क्यूबिट अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुक गए। उनके बड़े मजबूत हाथ बेचैनी से आपस में जुड़ते और अलग होते रहे। साफ था, कहानी सुनाना उनके लिए आसान नहीं था। मैं कोई अच्छा कहानीकार नहीं हूँ, उन्होंने संकोच से कहा। अगर कहीं कुछ साफ न लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। मैं अपनी बात पिछले साल की शादी से शुरू करूँगा, उन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि भले ही मैं बहुत अमीर न हूँ, पर मेरा परिवार 500 वर्षों से नॉर्फॉक के उसी इलाके में रहता आया है। उनकी आवाज़ में गर्व नहीं बल्कि स्थिर आत्मसम्मान था। रिडलिंग थॉर्प हमारे परिवार का घर रहा है। काउंटी में हमारा नाम इज्जत से लिया जाता है। पिछले साल मैं एक समारोह के लिए लंदन आया था, क्यूबिट ने कहना जारी रखा। मैं रसेल स्क्वायर के एक बोर्डिंग हाउस में ठहरा, क्योंकि हमारे गांव के पादरी वहीं ठहरे हुए थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई एल्सी पैट्रिक से। वो अमेरिका से थी, क्यूबिट ने कहा, एक युवा, शांत और बेहद सुलझी हुई लड़की। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि मैं उससे पूरी तरह प्यार करने लगा। उनकी आंखों में अब भी वही भावना झलक रही थी।
हमने चुपचाप रजिस्ट्री ऑफिस में शादी कर ली और फिर नॉरफॉक लौट आए, पति पत्नी बनकर। क्यूबिट थोड़ी देर चुप रहे, फिर आगे बोले, आप सोचेंगे मिस्टर होम्स कि ये कितना अजीब था। एक पुराने खानदान का आदमी एक ऐसी स्त्री से शादी कर लेता है जिसके अतीत के बारे में वो कुछ नहीं जानता। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन आप अगर उसे देखते तो शायद आप समझ जाते। एल्सी ने मुझसे सब कुछ साफ साफ कहा था, उन्होंने धीमे स्वर में बताया। उसने कहा था, मेरे जीवन में कुछ बहुत कड़वे अनुभव रहे हैं, मैं उन्हें भूल जाना चाहती हूँ। उनके बारे में बात करना मेरे लिए बहुत दर्दनाक है। उसने ये भी कहा, अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो तुम एक ईमानदार स्त्री को अपनाओगे। ऐसी कोई बात नहीं जिस पर मुझे शर्म हो, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात पर भरोसा करना होगा और मेरे अतीत के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करना होगा। ये बात उसने शादी से एक दिन पहले कही थी। मैंने उसे भरोसा दिलाया। क्यूबिट ने कहा कि मैं उसकी शर्तों पर उसे स्वीकार करता हूँ। हमारी शादी को अब 1 साल हो चुका है, उन्होंने कहा, और वो साल बहुत खुशियों भरा था। उनके चेहरे पर नरम मुस्कान थी, लेकिन फिर उनकी आवाज़ भारी हो गई। करीब 1 महीने पहले, जून के आखिर में, मैंने पहली बार कुछ गड़बड़ महसूस की। एक दिन मेरी पत्नी को अमेरिका से एक पत्र मिला। मैंने लिफाफे पर अमेरिका का डाक टिकट देखा। एल्सी ने पत्र पढ़ते ही चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने बिना कुछ कहे पत्र को आग में झोंक दिया। क्यूबिट ने सिर झुका लिया। मैंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा, क्योंकि वादा तो वादा होता है। लेकिन उस दिन के बाद उसके चेहरे से चैन गायब हो गया। वो हर समय किसी अनहोनी की शंका में रहती। उसकी आंखों में हमेशा एक डर छुपा रहता, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। मैं चाहता था कि वो मुझ पर भरोसा करे, क्यूबिट ने भर्राए स्वर में कहा, लेकिन जब तक वो खुद न बोले मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। क्यूबिट ने थोड़ा रुककर कहा, और फिर आया इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा। पिछले हफ्ते मंगलवार की रात के बाद मैंने खिड़की की चौखट पर कुछ अजीब चित्र देखे। छोटे छोटे आदमी हाथ पांव फैलाए हुए मानो नाच रहे हों। वे चौक से बनाए गए थे। पहले उन्हें लगा कि शायद तबेले का लड़का मजाक कर रहा है, लेकिन उसने कसम खाई कि उसने कुछ नहीं बनाया। चित्र रात में बनाए गए थे, क्यूबिट बोला। मैंने उन्हें धुलवा दिया। बाद में मैंने बात एल्सी को बताई। मेरी उम्मीद के विपरीत उसने बहुत गंभीरता से लिया। उसने मुझसे कहा, अगर फिर से ऐसे चित्र दिखे तो उसे ज़रूर दिखाओ। 1 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ। फिर कल सुबह क्यूबिट ने कहा, मुझे बगीचे के सनडायल पर यह कागज़ मिला। जैसे ही मैंने एल्सी को दिखाया, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद से वो किसी सपने में चलती जैसी स्त्री है, होश में पर पूरी तरह नहीं, आंखों में हर समय आतंक। तभी मैंने आपको लिखा मिस्टर होम्स, मैं ये मामला पुलिस के पास नहीं ले जा सकता था। उन्होंने कहा वो मेरा मजाक उड़ाते, लेकिन अगर मेरी पत्नी पर कोई खतरा है तो मैं अपना आखिरी पैसा भी उसे बचाने में लगा दूंगा। वो व्यक्ति सचमुच प्रभावशाली था, सीधा साधा, ईमानदार और भीतर से बेहद कोमल। उसके चेहरे पर पत्नी के लिए प्रेम और उस पर अटूट भरोसा साफ झलक रहा था। होम्स ने पूरी कहानी बिना टोके सुनी, फिर कुछ देर गंभीर चुप्पी रही। क्या आपको नहीं लगता, होम्स ने अंत में कहा, कि सबसे अच्छा उपाय यह होगा कि आप अपनी पत्नी से सीधे बातचीत करें और उसे अपना रहस्य आपसे साझा करने के लिए कहें? धीरे से सिर हिला दिया क्यूबिट ने। नहीं मिस्टर होम्स, उसने दृढ़ता से कहा, वादा वादा होता है। अगर एल्सी कहना चाहती तो कह देती, लेकिन मैं उसका भरोसा ज़बरदस्ती नहीं तोड़ सकता। शेरलॉक होम्स ने हिल्टन क्यूबिट की बात ध्यान से सुनने के बाद धीरे से कुर्सी की पीठ से टेक हटाई। उनकी आंखों में वो परिचित चमक लौट आई थी, वही चमक जो किसी पहेली की आहट मिलते ही उनके चेहरे पर उभर आती थी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, होम्स ने कहा, और पूरी जिम्मेदारी से करूँगा। फिर उन्होंने पहला प्रश्न किया, क्या आपने अपने इलाके में हाल के दिनों में किसी अजनबी को देखा? क्यूबिट ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, उन्होंने कहा, कम से कम हमारे आसपास तो नहीं। आपका इलाका शांत ही होगा? होम्स ने पूछा। हाँ, क्यूबिट बोले, इतना शांत कि अगर कोई नया चेहरा दिख जाए तो बात फैल जाती है। फिर उन्होंने थोड़ा सोचकर जोड़ा, हालांकि पास में कुछ छोटे समुद्री पर्यटन स्थल हैं और किसान लोग
अक्सर बाहर से आए लोगों को कमरे किराए पर दे देते हैं। होम्स ने सिर हिलाया। ये चित्र, होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, निश्चय ही किसी अर्थ के बिना नहीं है। अगर इनका मतलब पूरी तरह मनमाना हो तो इनका सुलझाना शायद असंभव हो जाए, लेकिन अगर पीछे कोई व्यवस्था हो, कोई प्रणाली हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। उन्होंने कागज़ की ओर देखा। फिलहाल हमारे पास नमूना बहुत छोटा है और जो तथ्य आप लाए हैं वे अभी बहुत अस्पष्ट हैं, इसीलिए इस समय हम किसी ठोस जांच की नींव नहीं रख सकते। होम्स ने शांत व्यवहारिक स्वर में कहा, आप अभी नॉर्फॉक लौट जाइए। चारों ओर तेज नज़र रखिए। अगर फिर से ऐसे नाचते हुए आदमी दिखे तो उनका बिल्कुल सही और सटीक नकल तैयार कीजिए। ये अफसोस की बात है कि हमारे पास खिड़की की चौखट पर चौक से बने चित्रों की प्रतिलिपि नहीं है। साथ ही उन्होंने जोड़ा, आसपास किसी अजनबी के बारे में चुपचाप पूछताछ कीजिए। जब आपके पास नया सबूत इकट्ठा हो जाए तब मेरे पास वापस आइए, और अगर कोई तुरंत खतरे वाली बात हो तो मैं खुद आपके नॉर्फॉक वाले घर आ जाऊंगा। उस मुलाकात के बाद होम्स काफ़ी दिनों तक गंभीर विचार में डूबे रहे। मैंने कई बार देखा वो अपनी नोटबुक के वो कागज़ निकालते और देर तक उन अजीब आकृतियों को देखते रहते, लेकिन उन्होंने इस विषय पर मुझसे कोई बात नहीं की, कम से कम 15 दिन तक। एक दोपहर में बाहर जाने ही वाला था कि होम्स ने मुझे रोक लिया। रुकिए वॉटसन, उन्होंने कहा। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि आज सुबह हिल्टन क्यूबिट का तार आया है, वही नाचते हुए आदमियों वाला मामला। वो 1:20 पर लिवरपूल स्ट्रीट पहुंचेगा। किसी भी पल यहाँ पहुंच सकता है। लगता है कुछ नई बातें सामने आई हैं। हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। नॉर्फॉक का वो सादा स्क्वायर सीधे स्टेशन से हैंडसम कैब में हमारे पास आ पहुंचा, लेकिन इस बार वो बदला हुआ था। चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे गहरे गहरे, माथे पर चिंता की लकीरें। वो कुर्सी में मानो ढह सा गया। ये सब मेरी नसों पर चढ़ रहा है मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा। ये सोचना कि काफ़ी डरावना है कि आपके आसपास कोई अनजान लोग हैं जिनकी नीयत आपके खिलाफ है। लेकिन जब ये एहसास हो कि ये सब मेरी पत्नी को धीरे धीरे मार रहा है तो इंसान टूट जाता है। वो मेरी आंखों के सामने घुलती जा रही है। क्या उसने अब तक कुछ कहा? होम्स ने पूछा। नहीं, क्यूबिट ने थके स्वर में कहा। कई बार ऐसा लगा कि वो कहना चाहती है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाती है। मैंने उसे सहारा देने की कोशिश की। उन्होंने स्वीकार किया, शायद ठीक से नहीं कर पाया। वो कभी मेरे परिवार की इज्जत की बात करती, हमारी साख, हमारा गर्व, और मुझे लगता कि वो सच बताने ही वाली है, लेकिन हर बात वही रुक जाती। लेकिन आपने खुद कुछ पता लगाया? होम्स ने पूछा। क्यूबिट ने तुरंत कहा, बहुत कुछ। मेरे पास अब और भी नाचते हुए आदमी हैं, और उससे भी बड़ी बात, मैंने उसे देख लिया है। उसे? मैं चौंक पड़ा। जो उन्हें बनाता है, क्यूबिट ने कहा। जब मैं लौट कर गया, उन्होंने बताया, अगली ही सुबह मैंने औजार रखने वाले कमरे के काले दरवाजे पर नए चित्र देखे। वे सामने के लॉन से पूरी तरह दिखाई देते थे। मैंने उनकी हूबहू नकल बना ली है। होम्स की आंखें चमक उठी। उत्कृष्ट, उन्होंने कहा। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। मैंने वे निशान मिटा दिए, क्यूबिट बोले, लेकिन 2 दिन बाद फिर से नए चित्र उभर आए। मैं उनकी भी नकल ले आया हूँ। होम्स ने खुशी से हाथ रगड़े। हमारे पास सामग्री बढ़ती जा रही है, होम्स ने कहा। फिर 3 दिन बाद, क्यूबिट ने आगे बताया, एक कागज सनडायल पर कंकड़ के नीचे रखा मिला, उसी तरह के चिन्ह। उसके बाद मैंने तय किया कि अब चुप नहीं बैठूंगा। मैंने रिवॉल्वर निकाली और अपने अध्ययन कक्ष में रात भर बैठा रहा। करीब 2 बजे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जब बाहर चांदनी थी और घर के अंदर अंधेरा, मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वो मेरी पत्नी थी, ड्रेसिंग गाउन में। उसने मुझसे बिस्तर पर चलने की विनती की। मैंने उसे साफ कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये हरकतें कौन कर रहा है। उसने कहा कि ये बस कोई बेमतलब का मजाक है और मुझे इसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। एल्सी की आवाज़ अचानक बहुत धीमी हो गई। अगर ये सब तुम्हें सच में परेशान कर रहा है हिल्टन, उसने कहा, तो क्यों न हम कुछ समय के लिए बाहर चले जाएं, तुम और मैं, कहीं घूमने।
इस झंझट से दूर। हिल्टन क्यूबिट को ये बात चुभ गई। क्या? वो लगभग झुंझला उठा। अपने ही घर से किसी बेवकूफ़ मजाकिया के डर से भाग जाऊं, पूरा काउंटी हम पर हंसेगा। एल्सी ने बहस नहीं की। उसने बस इतना कहा, चलो सोने चले, सुबह इस पर बात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो ये कह रही थी, हिल्टन ने देखा चांदनी में उसका चेहरा और भी सफ़ेद हो गया। उसकी उंगलियां हिल्टन के कंधे में गड़ गई। वहाँ, उसने फुसफुसाया। हिल्टन ने नज़र घुमाई। औजार रखने वाले कमरे की छाया में कुछ हिल रहा था। एक काला रेंगता हुआ साया धीरे धीरे कोने से निकला और दरवाजे के सामने झुक गया। हिल्टन ने बिना सोचे अपनी पिस्तौल पकड़ी और बाहर दौड़ने ही वाला था कि अचानक एल्सी ने उसे पूरी ताकत से जकड़ लिया। उसकी पकड़ घबराई हुई नहीं थी, वो भयावह रूप से मजबूत थी। नहीं, वो लगभग रो पड़ी। हिल्टन ने उसे अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो छूट ही नहीं रही थी। जब वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर पहुंचा, तब तक वो साया गायब हो चुका था। लेकिन वो पूरी तरह गया नहीं था। दरवाजे पर उसकी मौजूदगी का सबूत था। वही नाचते हुए छोटे छोटे आदमी, ठीक वैसे ही जैसे पहले 2 बार दिखे थे। हिल्टन ने पूरा इलाका छान मारा, कोई नहीं। सुबह जब उसने फिर दरवाज़ा देखा तो उसके नीचे और भी नए चिन्ह उभर आए थे, जैसे कोई पूरी रात वहीं मौजूद रहा हो। क्या आपने उस नए चित्र की नकल बनाई? होम्स ने तुरंत पूछा। हाँ, क्यूबिट बोले। बहुत छोटा है, लेकिन ये रही। जैसे ही होम्स की नज़र उस पर पड़ी, उनकी आंखों में अजीब सी चमक आई। बताइए, उन्होंने तेज स्वर में कहा। क्या ये पहले वाले चित्रों का ही विस्तार था? नहीं, क्यूबिट ने कहा, ये दरवाजे के दूसरे पैनल पर था। शानदार! होम्स लगभग उछल पड़े। ये सबसे अहम है, सबसे ज़रूरी। ये मुझे उम्मीद से भर देता है, क्यूबिट ने भारी आवाज़ में कहा। उस रात मैं अपनी पत्नी से नाराज़ था। अगर उसने मुझे रोका ना होता, तो शायद उस आदमी को मैं पकड़ लेता। एक पल के लिए मेरे मन में ये ख्याल भी आया कि कहीं वो उसकी सुरक्षा की चिंता तो नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वो जानती है वो आदमी कौन है और ये संकेत क्या मतलब रखते हैं। फिर वो रुके, लेकिन उसकी आवाज़ में और आंखों में ऐसी सच्चाई है कि शक की कोई गुंजाइश नहीं। वो डर मेरे लिए था। आप क्या करना चाहते हैं? होम्स ने पूछा। मैं सोच रहा था, क्यूबिट बोले, कि अपने खेत के कुछ नौजवानों को झाड़ियों में छुपा दो और अगली बार जब वो आए तो उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा पास भी ना फटके। होम्स ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे डर है, उन्होंने कहा, कि ये मामला इतना आसान नहीं। आप कितने दिन लंदन में रुक सकते हैं? आज ही लौटना पड़ेगा, क्यूबिट बोले। मैं अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता। क्यूबिट के जाते ही होम्स का संयम टूट गया। वो तुरंत मेज पर झुके, सारे नाचते हुए आदमी सामने फैलाए। अगले 2 घंटे वो पूरी तरह दुनिया से कट चुके थे। कभी गुनगुनाते, कभी बोहे सिकोड़ते। अचानक मिल गया, उन्होंने खुशी से कहा। उन्होंने तुरंत एक लंबा टेलीग्राम लिखा। अगर जवाब मेरी उम्मीद से मुताबिक आया, उन्होंने मुझसे कहा, तो कल ही हम नॉरफॉक चलेंगे और इस बार हम सिर्फ नाचते हुए आदमी नहीं, बल्कि एक दबी हुई जिंदगी का सच उजागर करेंगे। होम्स जिस तार का इंतजार कर रहे थे, वो उम्मीद के मुताबिक समय पर नहीं आया। एक दिन बीता, फिर दूसरा। इन 2 दिनों में शेरलॉक होम्स कभी इतने बेचैन नहीं दिखे थे। हर बार जब घंटी बजती, वो चौंक जाते, कभी दरवाजे की ओर देखते, कभी खिड़की की तरफ, लेकिन तार नहीं आया। दूसरे दिन की शाम आखिरकार एक पत्र आया। भेजने वाला हिल्टन क्यूबिट। पत्र में लिखा था कि सब कुछ शांत है। बस एक बात, उस सुबह सनडायल के चबूतरे पर नाचते हुए आदमियों की अब तक की सबसे लंबी पंक्ति उभरी थी। क्यूबिट ने उसकी सटीक नकल भी भेजी थी। होम्स ने उस चित्र को कुछ देर बिल्कुल चुपचाप देखा। फिर अचानक वो उछलकर खड़े हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आह निकली। चेहरा फक्का पड़ गया। अब बहुत हो गया, उन्होंने कहा। हमने इस मामले को बहुत आगे बढ़ने दिया। क्या आज रात नॉर्थ वॉल्शम की कोई ट्रेन है? मैंने समय सारिणी देखी। आखिरी ट्रेन अभी अभी निकल गई है। होम्स ने बिना समय गंवाए कहा। तो हम सुबह बहुत जल्दी पहली ट्रेन लेंगे। हमारी मौजूदगी वहाँ अब बहुत ज़रूरी है।
उसी क्षण दरवाजे पर दस्तक हुई। एक तार है, मिसेस हडसन ने कहा। होम्स ने उसे पढ़ा, फिर गहरी सांस ली। ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अब एक पल भी ज़ाया नहीं किया जा सकता। हिल्टन क्यूबिट एक बेहद खतरनाक जाल में फंस चुका है। उस समय मुझे ये सब बचपना और अजीब लग रहा था, लेकिन आज जब मैं इस कहानी के अंधेरे अंत तक पहुंचा हूँ, तो वही भय फिर से महसूस करता हूँ। काश मैं कोई सुखद अंत सुना पाता, लेकिन ये कल्पना नहीं, हकीकत की दास्तान है, और मुझे हर कड़ी का पीछा करते हुए इस अंधेरे मोड़ तक जाना होगा, जहाँ कुछ दिनों के लिए रेडलिंग थॉर्प मैनर पूरे इंग्लैंड में चर्चा का विषय बन गया था। हम जैसे ही नॉर्थ वॉल्शम पहुंचे और गाड़ी से उतरे, स्टेशन मास्टर तेजी से हमारी ओर बढ़ा। आप लंदन से आए हैं, जासूस तो नहीं? उसने पूछा। होम्स के चेहरे पर झुंझलाहट झलक गई। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि नॉर्विच के इंस्पेक्टर मार्टिन अभी अभी गए हैं। फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, या शायद आप डॉक्टर हैं। वो मरी नहीं है, कम से कम पिछली खबर तक। अगर जल्दी पहुंचे तो शायद उसे बचाया जा सकता है, हालांकि फांसी से नहीं। होम्स का चेहरा और सख्त हो गया। हम रिडलिंग थॉर्प जा रहे हैं, उन्होंने कहा, लेकिन हमें अब तक कुछ भी नहीं बताया गया। स्टेशन मास्टर ने धीमी आवाज में कहा, बहुत खतरनाक मामला है, दोनों को गोली लगी है, हिल्टन क्यूबिट और उसकी पत्नी। नौकरों का कहना है पत्नी ने पहले पति को मारा, फिर खुद को। वो मर चुका है। नॉरफॉक के सबसे पुराने और सम्मानित परिवारों में से एक। होम्स बिना एक शब्द कहे गाड़ी में बैठ गए। पूरे 7 मील की यात्रा में उन्होंने मुंह नहीं खोला। मैंने उन्हें इतना टूटता हुआ कभी नहीं देखा। लंदन से ही वो परेशान थे, अखबारों को बार बार देख रहे थे, लेकिन अब उनके सबसे बड़े डर सच हो चुके थे। वो सीट से टिके गहरी सोच में डूब रहे। हम जिस इलाके से गुजर रहे थे वो अजीब सा सुंदर था। इधर उधर कुछ झोपड़ियाँ और हर ओर भव्य चौकोर मीनारों वाले पुराने चर्च, जो पुराने ईस्ट एंग्लिया की समृद्धि की कहानी सुना रहे थे। अचानक समुद्र की बैंगनी सी रेखा दिखाई दी। ड्राइवर ने कूड़ा उठाकर इशारा किया। वही रहा रेलिंग थॉर्प मैनर। घर के सामने वही काला टूल हाउस और वही सनडायल जिनसे ये सब शुरू हुआ था। एक चुस्त दुरुस्त छोटे कद का आदमी गाड़ी से उतरा। मैं इंस्पेक्टर मार्टिन हूँ, उसने कहा। होम्स का नाम सुनकर वो चौंक गया। अपराध तो आज सुबह 3 बजे हुआ। आपको लंदन में इतनी जल्दी कैसे पता चला? मैंने इसका अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था, होम्स ने कहा। मैं इसे रोकने आया था। तो आपके पास कोई अहम सबूत होगा, इंस्पेक्टर बोले, क्योंकि सब कहते हैं ये बहुत खुश दंपति थे। होम्स ने गंभीरता से कहा, मेरे पास नाचते हुए आदमियों का सबूत है। अब जबकि ट्रेजेडी हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे ज्ञान का उपयोग न्याय के लिए हो। क्या आप मुझे अपनी जांच में शामिल करेंगे या मैं अलग से काम करूँ? मिस्टर होम्स, मुझे गर्व है कि इस मामले में हम एक साथ काम करेंगे। होम्स ने सिर हिलाया। तो फिर उन्होंने कहा, मैं बिना किसी अनावश्यक देरी के सबूत सुनना और पूरे घर की जांच करना चाहूँगा। इंस्पेक्टर मार्टिन समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने होम्स को अपने तरीके से काम करने दिया और स्वयं हर नतीजे को ध्यान से नोट करते रहे। उसी समय स्थानीय डॉक्टर, एक बूढ़े सफ़ेद बालों वाले सज्जन, सीढ़ियों से नीचे आए। वो अभी अभी श्रीमती हिल्टन क्यूबिट के कमरे से लौटे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में बताया, चोटें बहुत गंभीर हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि जानलेवा है या नहीं। गोली उनके मस्तिष्क के अगले हिस्से से आर पार निकल गई है। होश में आने में काफ़ी समय लग सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने खुद को गोली मारी या किसी और ने, तो डॉक्टर ने साफ कहा, इस बारे में मैं पक्का कोई निष्कर्ष नहीं दे सकता। इतना तय था कि गोली बहुत नज़दीक से चलाई गई थी। कमरे में सिर्फ एक ही पिस्तौल मिली। उसकी दोनों नालियाँ खाली थी। हिल्टन क्यूबिट को सीधे दिल में गोली लगी थी। स्थिति ऐसी थी कि यह भी संभव था कि उन्होंने पहले पत्नी को मारा और फिर खुद को, और ये भी कि पत्नी ने ही दोनों गोलियां चलाई हो, क्योंकि पिस्तौल दोनों के बीच फर्श पर पड़ी थी। क्या किसी चीज़ को हिलाया गया है? होम्स ने पूछा। नहीं, डॉक्टर बोले, सिर्फ महिला को हटाया गया। हम उन्हें खून में पड़ा नहीं छोड़ सकते थे। आप यहाँ कितने बजे से हैं?
4 बजे से। और कोई? एक कांस्टेबल। किसी ने कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, होम्स ने संतोष से कहा। आपने बहुत समझदारी दिखाई है। आपको किसने बुलाया? होम्स ने पूछा। घर की नौकरानी, सॉन्डर्स ने। और अलार्म? सॉन्डर्स और रसोइया, मिसेस किंग। वे अभी कहाँ हैं? रसोई में। तो बेहतर होगा हम उनकी कहानी अभी सुने। पुराना विशाल हॉल, लकड़ी की दीवारें, ऊंची खिड़कियां, अब एक अस्थायी अदालत बन चुका था। होम्स एक बड़े पुरानी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनमें एक अडिग संकल्प चमक रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो ये मामला तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उस व्यक्ति का न्याय न हो जाए जिसे वो बचा नहीं सके। वहाँ मौजूद थे इंस्पेक्टर मार्टिन, बूढ़ा ग्रामीण डॉक्टर, मैं स्वयं और एक शांत सा गांव का पुलिस वाला। एक अजीब सी सभा। दोनों नौकरानियों ने बिल्कुल साफ साफ घटना सुनाई। वे नींद में थी जब एक जोरदार धमाका हुआ। 1 मिनट बाद दूसरा धमाका। दोनों पास पास के कमरों में सो रही थी। मिसेस किंग तुरंत सॉन्डर्स के कमरे में गई, फिर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरी। स्टडी का दरवाज़ा खुला हुआ था। टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही थी। कमरे के बीचों बीच उनके मालिक औंधे मुंह पड़े थे। वो मर चुके थे। खिड़की के पास उनकी पत्नी दीवार से सिर लगाए बैठी थी, चेहरा खून से लथपथ। सांस चल रही थी, लेकिन वो कुछ बोलने में असमर्थ थी। पूरा कमरा और दालान बारूद के धुएं से भरा हुआ था। खिड़की अंदर से बंद थी। दोनों महिलाएं इस पर बिल्कुल निश्चित थी। उन्होंने तुरंत डॉक्टर और पुलिस को बुलाया, फिर अस्तबल के नौकरों को अपनी मदद के लिए बुलाया, अपनी घायल मालकिन को कमरे तक पहुंचाया। पति पत्नी एक ही बिस्तर पर सोए थे। महिला अपने कपड़ों में थी, पुरुष नाइट कपड़ों के ऊपर ड्रेसिंग गाउन पहने था। स्टडी में कुछ भी नहीं बदला गया और उनके अनुसार पति पत्नी के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। वे हमेशा एक खुशहाल जोड़ा लगते थे। इंस्पेक्टर के सवालों में ये साफ हुआ। हर दरवाज़ा अंदर से बंद था, कोई बाहर नहीं भाग सकता था। लेकिन होम्स के सवाल पर दोनों महिलाओं ने एक अहम बात कही। ऊपर से उतरते ही हमें बारूद की गंध महसूस हो रही थी। होम्स ने तुरंत कहा, इस तथ्य को ध्यान से याद रखिए। अब हम कमरे की पूरी जांच करेंगे। कमरा छोटा था। तीनों दीवारों पर किताबें, सामने लेखन मेज और एक साधारण खिड़की जो बगीचे की ओर खुलती थी। सबसे पहले हिल्टन क्यूबिट के शरीर को देखा गया। उनका विशाल शरीर फर्श पर फैला था। कपड़े अस्त व्यस्त थे। स्पष्ट था कि नींद से अचानक उठे थे। गोली सामने से चली थी, दिल को भेद कर शरीर में ही रह गई थी। मृत्यु तुरंत और बिना पीड़ा के हुई। न तो कपड़ों पर बारूद के निशान थे, न ही हाथों पर। डॉक्टर ने बताया, पत्नी के चेहरे पर बारूद के दाग थे, लेकिन हाथों पर नहीं। हाथों पर बारूद के निशान न होना अपने आप में कुछ साबित नहीं करता। शेरलॉक होम्स ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। हाँ, अगर निशान होते तो उनका अर्थ बहुत गहरा होता। उन्होंने आगे समझाया, अगर कारतूस ठीक से फिट न हो तो बारूद पीछे की ओर भी उड़ सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में कोई व्यक्ति कई गोलियां चला सकता है और फिर भी हाथों पर कोई निशान न दिखे। फिर उन्होंने डॉक्टर की ओर देखा। मेरा सुझाव है कि अब क्यूबिट के शव को हटा दिया जाए। डॉक्टर, होम्स ने पूछा, क्या आप वो गोली निकाल पाए हैं जो महिला को लगी? डॉक्टर ने सिर हिलाया। नहीं, इसके लिए गंभीर ऑपरेशन करना होगा। लेकिन रिवॉल्वर में अभी भी 4 कारतूस है, 2 चलाए गए हैं और 2 घाव हैं, इसलिए हर गोली का हिसाब लगता है। ऐसा प्रतीत होता है, होम्स ने कहा। लेकिन क्या आप उस गोली का भी हिसाब दे सकते हैं जो साफ तौर पर खिड़की के किनारे से टकराई है? ये कहते हुए होम्स अचानक मुड़े। उनकी लंबी उंगली खिड़की के निचले हिस्से की ओर थी, जहाँ लकड़ी में एक साफ छेद दिखाई दे रहा था, लगभग नीचे से 1 इंच ऊपर। हे ईश्वर! इंस्पेक्टर मार्टिन चिल्ला उठे। आपने ये कैसे देख लिया? क्योंकि मैं इसे ढूंढ रहा था, होम्स ने सहजता से कहा। ग्रामीण डॉक्टर भी हैरान रह गए। आप बिल्कुल सही है सर। तो इसका मतलब तीसरी गोली चली है और इसका अर्थ ये हुआ, डॉक्टर ने आगे कहा, कि वहाँ एक तीसरा व्यक्ति मौजूद था। लेकिन वो कौन था? इंस्पेक्टर ने पूछा। और वो भाग कैसे गया? यही वो प्रश्न है जिसे हम अब सुलझाने जा रहे हैं, शेरलॉक होम्स ने कहा। फिर वे इंस्पेक्टर की ओर मुड़े। याद है
जब नौकरानियों ने कहा था कि कमरे से निकलते ही उन्हें बारूद की गंध आई थी। हाँ, लेकिन मैं उसका अर्थ नहीं समझ पाया, इंस्पेक्टर ने स्वीकार किया। इसका मतलब ये था, होम्स बोले, कि गोली चलने के समय कमरे का दरवाज़ा और खिड़की दोनों खुले थे, वरना बारूद की गंध इतनी तेज़ी से पूरे घर में नहीं फैल सकती थी। हवा का प्रवाह ज़रूरी था। लेकिन इंस्पेक्टर ने पूछा, आप कैसे जानते हैं कि वे ज़्यादा देर खुले नहीं थे? होम्स ने मोमबत्ती की ओर इशारा किया, क्योंकि मोमबत्ती की लौ डगमगाई नहीं। शानदार! इंस्पेक्टर लगभग उछल पड़े। कमाल का निष्कर्ष! मुझे यकीन हो गया, होम्स बोले, कि खिड़की उस समय खुली थी और कोई तीसरा व्यक्ति बाहर खड़ा होकर अंदर गोली चला रहा था। और जब कमरे के भीतर से उस पर गोली चलाई गई तो वो खिड़की के साश से टकराई। इसीलिए मैंने खिड़की देखी और निशान वही था। लेकिन खिड़की बाद में बंद कैसे हुई? इंस्पेक्टर ने पूछा। महिला की पहली प्रतिक्रिया यही होती कि वो खिड़की बंद करे, होम्स ने कहा। फिर अचानक, अरे ये क्या? टेबल पर एक छोटा सा सलीकेदार महिला का हैंडबैग रखा था, मगरमच्छ की खाल का, चांदी के किनारों वाला। होम्स ने उसे खोला। अंदर 20 नोट, हर एक 50 पाउंड का, रबर बैंड से बंधा हुआ, और कुछ भी नहीं। इसे सुरक्षित रखें, होम्स ने कहा। मुकदमे में ये अहम सबूत होगा। अब हमें तीसरी गोली पर रोशनी डालनी होगी, होम्स बोले। लकड़ी के टूटने से साफ है कि ये गोली कमरे के अंदर से चली थी। उन्होंने रसोइया मिसेस किंग्स को फिर बुलाया। आपने कहा था कि आपको एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, होम्स ने पूछा। क्या वो दूसरे से ज़्यादा तेज़ लगा? नींद से जागी थी साहब, वो बोली। कहना मुश्किल है, पर बहुत जोर का था। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 गोलियां लगभग एक साथ चली हो? मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती, होम्स ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही हुआ। मुझे लगता है, होम्स ने कहा, इस कमरे ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब बगीचे की बारी है। खिड़की के नीचे फूलों की क्यारी थी। जैसे ही हम पास पहुंचे, हम सब चौंक पड़े। फूल कुचले हुए थे, नरम मिट्टी में कदमों के निशान थे, बड़े मर्दाना पैर, लंबी नुकीली उंगलियां। होम्स घास और पत्तों में ऐसे खोज रहे थे जैसे शिकारी घायल पक्षी ढूंढता है। फिर मिल गया। उन्होंने झुककर एक छोटा पीतल का खोखा उठाया। मैं जानता था, उन्होंने कहा। रिवॉल्वर में इंजेक्टर था, और ये रहा तीसरा कारतूस। इंस्पेक्टर मार्टिन, मुझे लगता है मामला लगभग पूरा हो चुका है। इंस्पेक्टर का चेहरा हैरानी से भरा था। शुरू में उन्होंने अपनी अधिकार स्थिति दिखानी चाहिए थी, लेकिन अब वे होम्स की प्रतिभा से पूरी तरह अभिभूत थे। आपको किस पर शक है? उन्होंने पूछा। होम्स ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उस पर मैं बाद में आऊँगा। कुछ बातें अभी समझाना बाकी है। अब बेहतर है मैं अपने रास्ते पर पूरी तरह आगे बढ़ूं और फिर इस रहस्य में एक साथ पर्दा उठाऊं। अब इस मामले को एक बार और हमेशा के लिए साफ कर देना चाहिए, शेरलॉक होम्स ने दृढ़ स्वर में कहा। इंस्पेक्टर मार्टिन ने तुरंत उत्तर दिया, जैसा आप चाहे मिस्टर होम्स, बस हमारा आदमी हमें मिल जाना चाहिए। होम्स ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे रहस्य बनाने का कोई शौक नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन इस समय जब कार्रवाई शुरू है, लंबी और जटिल व्याख्याएं देना संभव नहीं। इतना जान लीजिए, उन्होंने आगे कहा, कि इस पूरे मामले में हर डोर मेरे हाथ में है। चाहे ये महिला फिर कभी होश में आए या न आए, हम फिर भी पिछली रात की हर घटना को दोबारा जोड़ सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि न्याय हो। सबसे पहले, होम्स ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस इलाके में एल्ड्रिच नाम का कोई सराय या ढाबा है? नौकरों से एक एक कर पूछताछ हुई। सबने अनजान होने की बात कही। तभी अस्तबल का लड़का बोला, साहब, एल्ड्रिच नाम का एक किसान है, ईस्ट रस्टन की दिशा में, कई मील दूर। क्या उसका कोई खेत है? होम्स ने पूछा। हाँ, खेत तो है, और वो अकेला है साहब। तो संभव है, होम्स ने धीमे स्वर में कहा, कि उसे अभी तक यहाँ की घटना का पता न चला हो। होम्स कुछ देर सोच में डूबे रहे। फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। घोड़ा तैयार करो, उन्होंने लड़के से कहा। तुम्हें एल्ड्रिच फार्म एक नोट लेकर जाना है। उन्होंने जेब से डांसिंग मैन के सारे कागज निकाले।
स्टडी टेबल पर बैठकर काफ़ी देर तक उन प्रतीकों को देखते रहे, गणना करते हुए। आखिरकार उन्होंने एक नोट निकाला। जब मैंने उस नोट को देखा तो चौंक गया। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, बिखरे हुए थे, होम्स की सामान्य सटीक लिखावट से बिल्कुल अलग। लिफाफे पर लिखा था, मिस्टर एब्सलेनी, एल्ड्रिच फार्म, ईस्ट रस्टन, नॉरफॉक। ध्यान रहे, होम्स ने लड़के से कहा, नोट उसी व्यक्ति के हाथ में देना और कोई सवाल किसी का भी नहीं सुनना। होम्स ने इंस्पेक्टर से कहा, मेरा सुझाव है कि आप तुरंत एक पुलिस एस्कॉर्ट बुलवाएं। अगर मेरी गणनाएं सही हैं, उन्होंने गंभीर स्वर से जोड़ा, तो आपको एक बेहद खतरनाक कैदी काउंटी जेल तक ले जाना पड़ेगा। लड़का टेलीग्राम भेजने भी तैयार हो गया। वॉटसन, अगर दोपहर की ट्रेन हो तो हमें भी लौट जाना चाहिए। मुझे एक रासायनिक विश्लेषण पूरा करना है। ये जांच अब अपने अंतिम चरण में है। नोट भेजने के बाद होम्स ने नौकरों को सख्त निर्देश दिए, अगर कोई भी व्यक्ति मिसेस हिल्टन क्यूबिट के बारे में पूछे तो उसकी हालत के बारे में कुछ न बताया जाए, उसे तुरंत ड्राइंग रूम में भेजा जाए। फिर होम्स बोले, अब मामला हमारे हाथ से बाहर है, हमें बस इंतज़ार करना होगा। डॉक्टर जा चुके थे। कमरे में सिर्फ मैं, इंस्पेक्टर और होम्स थे। मैं इस समय का उपयोग आप दोनों के लिए रोचक और उपयोगी बना सकता हूँ, होम्स ने कहा। उन्होंने डांसिंग मैन के सारे कागज़ फैला दिए। वॉटसन, उन्होंने मेरी ओर देखा, मैं तुम्हें इतनी देर उत्सुक रहने देने के लिए माफ़ी का कर्जदार हूँ। और आप इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा, इसे एक अद्भुत पेशेवर अध्ययन समझ सकते हैं। मैं गुप्त लेखन की लगभग हर प्रणाली से परिचित हूँ, होम्स बोले। मैंने स्वयं इस विषय पर एक छोटा सा शोध लिखा है जिसमें 160 अलग अलग कूटलिपियों का विश्लेषण किया गया है। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, यह प्रणाली मेरे लिए भी पूरी तरह नई थी। इसका उद्देश्य ये छिपाना था कि ये कोई संदेश है और इसे बच्चों की बेतरतीब ड्राइंग जैसा दिखाना। जब मैंने समझ लिया कि ये प्रतीक अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, होम्स ने समझाया, तो समाधान आसान हो गया। पहला संदेश बहुत छोटा था, फिर भी मैंने अनुमान लगाया कि जो प्रतीक सबसे ज़्यादा बार आया वो ई है, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा में ई सबसे सामान्य अक्षर है। पहले संदेश में 15 प्रतीकों में से 4 एक जैसे थे, इसीलिए उन्हें ई मानना तर्कसंगत था। लेकिन अब जांच का असली कठिन हिस्सा शुरू हुआ। होम्स ने कहना शुरू किया, अंग्रेज़ी भाषा में ई के बाद आने वाला अक्षरों का क्रम इतना स्पष्ट नहीं होता। एक लंबे लेख में जो क्रम दिखाता है वो एक छोटे वाक्य में पूरी तरह उलट भी हो सकता है। सामान्यतः, उन्होंने कहा, अक्षरों का क्रम कुछ ऐसा होता है, TAOINSHRDL, लेकिन TAO और इतने पास पास होते हैं कि हर संयोजन का आजमाना अंतहीन काम बन जाता है। इसीलिए, होम्स बोले, मैंने और सामग्री का इंतज़ार किया। दूसरी मुलाकात में मिस्टर हिल्टन क्यूबिट मुझे 2 और छोटे संदेश और एक ऐसा संदेश दे पाए जो बिना झंडे के था, यानी एक ही शब्द, उस एक शब्द में 5 अक्षर थे और दूसरे व चौथे स्थान पर ई था। वो शब्द नेवर, सेवर या लेवर हो सकता था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए सबसे संभावित शब्द था नेवर। ये स्पष्ट था कि ये उत्तर महिला की ओर से लिखा गया था। इससे मुझे 3 नए अक्षर मिल गए, NV और R। फिर एक विचार मेरे मन में कौंधा। होम्स बोले, अगर ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ति से आ रहा हो जो महिला के पुराने जीवन से जुड़ा था, तो 3 अक्षरों के अंतर से 2 ई नाम एल्सी हो सकता था। जांच करने पर वो पैटर्न 3 बार दोहराया गया। अब कोई संदेश नहीं रहा, ये संदेश एल्सी के लिए थे। इस तरह मुझे LS और मिल गए। अब मैंने पहले संदेश को फिर से देखा। अज्ञात अक्षरों की जगह बिंदु रखकर वाक्य कुछ ऐसा बना, M.ERE.E.SL.NE. पहला अक्षर सिर्फ ए हो सकता था। अब वाक्य बना, एम यर एब्सलैनी, यानी मैं यहाँ हूँ, एब्सलैनी। दूसरा संदेश था ALELRIES, ये सिर्फ एट एलरिच हो सकता था। अब मुझे यकीन हो गया कि लेखक अमेरिकी है, क्योंकि एब अमेरिका में नाम आता है और परेशानी की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। मैंने तुरंत न्यूयॉर्क पुलिस ब्यूरो में अपने मित्र विल्सन हागिव को केबल भेजा।
मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या एब्सलेनी नाम का व्यक्ति आपके रिकॉर्ड में है? उत्तर आया, शिकागो का सबसे खतरनाक अपराधी। उसी शाम मुझे आखिरी संदेश मिला, एल्सी प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड, यानी एल्सी ईश्वर से मिलने की तैयारी करो। अब स्पष्ट था, यह आदमी अनुनय से धमकी पर उतर चुका था और मुझे पता था शिकागो के अपराधी बातों पर नहीं रुकते। हम तुरंत नॉर्फोक रवाना हुए। होम्स बोले, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें देर हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर वो एब्सलेनी भाग गया हो तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। होम्स शांत थे। वो भागेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भागना अपराध स्वीकार करना होगा। वो यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे बुलाया है। और तभी ड्राइवे से कदमों की आवाज़ आई। एक लंबा सांवला घमंडी आदमी लाठी घुमाता हुआ आ रहा था। घंटी बजी। दरवाज़ा खुलते ही होम्स ने पिस्तौल उसके सिर पर लगा दी। हथकड़ी उसके कलाई में झंझना उठी। खेल खत्म। वो हंसा। एल्सी को कुछ नहीं हुआ है ना? उसने कांपते हुए स्वर में पूछा। होम्स ने कहा, वो गंभीर रूप से घायल है। उसका पति मर चुका है। वो आदमी जमीन पर बैठ गया। मैंने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई। वो रोया। मैंने उससे प्यार किया था। होम्स का स्वर कठोर था। उसने तुम्हें छोड़ दिया। तुमसे डरती थी। तुम्हारी वजह से एक नेक आदमी मरा और उसकी पत्नी आत्महत्या के कगार पर पहुंची। कम से कम, होम्स ने कहा, इतना तो करो। पूरी दुनिया को बता दो कि एल्सी अपने पति की मौत की जिम्मेदार नहीं है। एब्सलेनी चुपचाप सिर झुका बैठा रहा। न्याय अब अपना रास्ता ले चुका था। मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए, अमेरिकी अपराधी एब्सलेनी ने कहा। मेरा सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं सच्चाई पूरी तरह बता दूं। इंस्पेक्टर मार्टिन ने चेतावनी दी, ध्यान रहे, ये सब आपके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल होगा। स्लेनी ने कंधे उचकाए। चलो वही जोखिम उठाते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें, मैं इस महिला को बचपन से जानता हूँ। शिकागो में हम 7 साल एक गैंग में थे और एल्सी के पिता उस जगह के बॉस थे। पुराना पैट्रिक बड़ा चालाक आदमी था। यही आदमी वो गुप्त लिपि डांसिंग मैन बनाता था, जो बिना कुंजी के बस बच्चों के अंकन जैसी दिखती। एल्सी ने हमारी कुछ तरकीबें सीख ली थी, लेकिन वो इस दुनिया को सह नहीं पाई। वो सब कुछ छोड़ना चाहती थी। उसके पास अपना थोड़ा सा पैसा था, इसलिए उसने हमें छोड़ दिया और लंदन भाग आई। वो मुझसे सगाई कर चुकी थी। शायद अगर मैं कोई और पेशा अपनाता तो वो मुझसे शादी भी कर लेती, लेकिन उसने कोई गड़बड़ काम नहीं किया। उसके अंग्रेज पति से शादी करने के बाद ही मैंने पता लगाया कि वो कहाँ है। मैंने उसे पत्र लिखा, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं यहाँ आया, और चूंकि पत्रों का कोई फ़ायदा नहीं, मैंने संदेश ऐसे रखे कि वो पढ़ सके। मैं यहाँ 1 महीने से रह रहा था। नीचे कमरे में रहता, रात को आ जा सकता और कोई नहीं जानता। मैं एल्सी को मनाने की कोशिश करता रहा। मैं जानता था कि वो संदेश पढ़ती है, क्योंकि उसने एक बार लिखा था। फिर गुस्से में उसे धमकाने लगा। उसने मुझे पत्र लिखा, मुझे जाने को कहा और लिखा कि अगर कोई कलंक उसके पति पर आएगा तो उसका दिल टूट जाएगा। उसने तय किया कि सुबह 3 बजे, जब उसका पति सो रहा होगा, वो मुझे खिड़की से बुलाएगी। वो पैसे लेकर आएगी ताकि मुझे मनाने के लिए घूस दे सके। इस पर मैं क्रोधित हुआ, उसका हाथ पकड़ लिया और खिड़की से खींचने लगा। तभी पति दौड़ कर आया और अपनी रिवॉल्वर हाथ में उठाई। एल्सी जमीन पर गिर गई। हम आमने सामने थे। मैंने भी हथियार उठाया ताकि उसे डराऊं और भाग सकूं। उसने गोली चलाई और चूक गया। मैंने तुरंत ही गोली चलाई और फिर वो गिर पड़ा। मैं बगीचे में भागा और खिड़की पीछे से बंद होते सुनी। यही सच्चाई है। और जब तक वो बच्चा नोट लेकर आया, मैंने और कुछ नहीं सुना। फिर मैं यहाँ आया और अपने आप को आपके हाथों में दे दिया। उस समय एक कैब आई। 2 पुलिस वाले अंदर बैठे थे। इंस्पेक्टर मार्टिन ने स्लेनी के कंधे पर हाथ रखा। अब चलने का समय है। स्लेनी ने पूछा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? होम्स ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में अगर मुझे कोई महत्वपूर्ण मामला मिले तो आपकी भागीदारी हमेशा साथ रहेगी। लेकिन नहीं, वो अभी बेहोश है और आप उससे नहीं मिल सकते। हम खिड़की से कैब जाते देख रहे थे। वापस मुड़ते ही देखा टिपके हुए कागज का टुकड़ा जो स्लेनी ने टेबल पर फेंका था। ये वही नोट था जिसे होम्स ने उसे फंसाया था। वॉटसन, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इस कोड का इस्तेमाल करोगे जो मैंने समझाया, तो इसका मतलब केवल यही है,
तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। 3-4 बजे की हमारी ट्रेन है। एप्सलेनी को नॉर्विच की अदालत में सज़ा सुनाई गई। शुरुआत में उसे मृत्युदंड दिया गया, लेकिन बाद में इसे कड़ी सज़ा में बदल दिया गया। कारण परिस्थिति में माफ़ी। हिल्टन क्यूबिट ने पहली गोली चलाई थी। जहाँ तक हिल्टन क्यूबिट की पत्नी का सवाल है, वो पूरी तरह ठीक हो गई और अभी विधवा है, अपने पति की संपत्ति और गरीबों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किए हुए। और इस तरह डांसिंग मैन की गुप्त लिपि, जो कभी केवल रहस्य थी, अंततः न्याय के पक्ष में काम आई। अगर आप इस पूरी किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस क्लासिक मिस्ट्री को पूरे विस्तार के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का रिव्यू ये है कि कहानी ज़्यादा सेंसेशनल नहीं है, लेकिन बेहद लॉजिकल और सेटिस्फाइंग है। कोई जादू नहीं, कोई अचानक मोड़ नहीं, ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ भी नहीं, सिर्फ दिमाग, सबूत और इंसानी कमज़ोरियाँ। यही बात इस कहानी को आज भी रेलेवेंट बनाती है, क्योंकि शेरलॉक होम्स ने एक कोड को इसमें सुलझाया है, वो भी टेक्निकली। रहस्य और सस्पेंस के लिए इस कहानी को मैं 5 में से 5 अंक देती हूँ। हर संकेत, हर प्रतीक आपको अंत तक बांधे रखता है। इमोशनल इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा है। डिटेक्टिव इंटेलिजेंस बेहद स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि शेरलॉक होम्स की दिमागी खेल और कोड ब्रेकिंग स्किल्स कहानी की जान है।